सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। जंगें अब मैदानों में नहीं बल्कि माशी महाजों पर लड़ी जाती हैं। मजबूत मईशत किसी भी मुल्क को सुपर पावर का दर्जा दिला सकती है। 1990 के बाद से साउथ एशियन कंट्रीज में FDI का सिलसिला शुरू हुआ। फॉरेन कंपनीज ने चाइना, पाकिस्तान, भारत समेत खित्ते के तमाम ममालिक में अपनी फैक्ट्रीज और आउटलेट्स बनाना शुरू की। लेकिन आज भी पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के एतबार से खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत पीछे नजर आता है। माशी माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि कर्जों का वॉल्यूम खतरे के निशान से ऊपर निकल चुका है। पाकिस्तान के कर्ज GDP के 70% से बढ़ चुके हैं और इन कर्जों का सूद देने के लिए भी अब नए कर्जों की जरूरत पड़ती है। रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान FDI में 30% से जायद की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई तौर पर $1.12 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। चाइनीज कंपनीज की जानिब से $469 मिलियन, हांगकांग के इन्वेस्टर्स ने $11 करोड़ 60 लाख, जबकि बरतानवी सरमायाकारों ने $11 करोड़ 30 लाख की सरमायाकारी की है। माइनिंग, पावर सेक्टर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस वक्त वसी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक FDI में इजाफा भी नाकाफी है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है। SIFC की कामयाब सहूलतकारी से मुल्क में लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। SIFC की ताउन से पाकिस्तान की ग्लोबल बिजनेस रैंकिंग को 50 पॉइंट्स तक बेहतर करने का हदफ रखा गया है और साथ ही साथ 5 सालों के दौरान यानी 2030 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर FDI को $20 अरब तक बढ़ाने की स्ट्रेटेजी इस वक्त अंडर प्लानिंग है। इसी सिलसिले में जो SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास भी हुआ है, जिसकी सदारत वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसान इकबाल साहब ने की और उस इजलास में मुल्की इन्वेस्टमेंट के माहौल को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया है। लेकिन है क्या, और अगले 5 सालों में जब उड़ान पाकिस्तान के तहत भी एक्सपोर्ट्स को डबल किया जाना है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कहाँ से और किस तरह से हासिल की जाएगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो सके, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइड से हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमी के मामलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शुजात साहब आपका ही बेहद शुक्रिया। तो राना साहब, अब ये SIFC की फॉर्मेशन के बाद हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में ज़रूर कुछ बेहतर हुई है, लेकिन ये पिछले 20-25 सालों के मुकाबले में कोई ख़ास एक बड़ा फिगर या बड़ा जंप नहीं है। इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स को भी इससे फ़ायदा हो सके? बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी 2-3 चीजों पे काम हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर जितनी भी ऐसे एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन है जहां इन्वेस्टमेंट दरकार है उसको मैच्योर किया जा रहा है और उसके लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर हो चुके हैं जो उस पाइपलाइन को बैंकेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके। इसके साथ साथ देखें, SIFC वजारतों के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम B2B जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आए और बहुत सारा एफर्ट इसके लिए किया गया। अगर हम बात करें कि चाइना बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर अपने साथ लेके गए, बहुत सारे JVs हुए हैं और हमें उम्मीद है कि अब वो मैच्योर होंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। इसी तरह सऊदीज के साथ जो है वो B2B एंगेजमेंट्स कराई गई हैं और दीगर मुल्कों के साथ इस तरह की बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट्स हैं। रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर SIFC काम कर रही है, जहां हम समझते हैं कि चाइनीज इंडस्ट्री जो है वो रिलोकेट प्लग एंड प्ले के मोड में करें। तो ये सारी वो चीजें हैं जिन पे काम काफी अच्छे से चल रहा है और हम उम्मीद पे हैं कि ये चीजें अब मैच्योर होंगी तो आपको एक बड़ा चंक इन्वेस्टमेंट का आएगा। फिर हमारे पास बड़ी प्लेजेस हैं, सऊदी प्लेजेस हैं, उसके अलावा कतर से प्लेजेस हैं, UAE से प्लेजेस हैं इन्वेस्टमेंट की। तो उन प्लेजेस के ऊपर उन ममालिक के साथ टास्क फोर्स बनी हुई है, अजरबैजान से प्लेजेस हैं, तो उन पे भी काम हो रहा है कि हम अगर G2B या G2G जो है मोड के अंदर हम कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं और उनको हम मैच्योर कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन है। रिकोडेक है, रिफाइनरीज हैं, उसके आपके के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो ये सारी चीजें ऑन गोइंग है, लेकिन हमें बिल्कुल इस चीज का अंदाजा है कि अब तक जो है कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट और हम पूरी उम्मीद है कि कम से कम वो जो प्लेजेस हैं उनको हम अनलॉक कर लेंगे
और प्रैक्टिकली तौर पे वो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान। तो राना साहब, ये एमओयूज से मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? हमने बहुत सारे एमओयूज पिछले 2024 में साइन होते देखे और उनमें मेजॉरिटी ऑफ एमओयूज ऐसे थे जो अप्रैल में या जून तक फाइनल हो चुके थे, उन पर सिग्नेचर्स हो चुके थे, बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान के दौरे उस वक्त तक पाकिस्तान के हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स का फेज़ होगा, जो फिस्कल ईयर का फर्स्ट हाफ होगा, उसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की तवक्को थी। और SIFC ने भी बड़े क्लेम्स अपनी फॉर्मेशन के वक्त किए थे, लेकिन टारगेट्स की तरफ जरूर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन पेस हमारा शायद स्लो हो चुका है। उसकी वजह है, देखें, इन्वेस्टर जो है वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करता है। इन्वेस्टर को बैंकेबल फीजिबिलिटीज चाहिए होती हैं। इन्वेस्टर अपनी हर एंगल से चीजों को परखता है, देखता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है और सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट से लेके ड्यू डिलिजेंस और बैंकेबल फीजिबिलिटीज बना के जो कि वो भी उनको भी काबिल कबूल हों। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग है। ऐसे नहीं होता कि आज आपने अगर एक प्रोजेक्ट उनको पसंद भी आ रहा है तो कल वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर लें, क्योंकि ना उस प्रोजेक्ट की कोई फीजिबिलिटीज बनी होती हैं ऐसी जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट से हो और वो एक्सेप्टेबल हो उनको। तो ये सारा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इन सब पहलुओं पे काम जारी हो चुका है SIFC की अम्ब्रेला के नीचे और हमें नजर आ रहा है कि आगे जाके चीजें मैच्योर होंगी। और राना साहब, इस वक्त क्या हमारे लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेकी है? क्या उसको प्रॉपर फैसिलिटेशन मिल रही है? क्योंकि अगर हमें FDI लानी है या फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करना है तो वो पहले हमारे लोकल केसेस को ज़रूर एज टेस्ट केस देखेंगे कि लोकल इन्वेस्टर्स का इस वक्त कितना रुझान है इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इस वाले मामले पर भी काम हो रहा है, नहीं अपना हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये बुनियादी बात है आपने जो की है, ये दिस इज द मेन थिंग कि अगर आपका लोकल इन्वेस्टर जो है वो जिटरी है तो फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी नहीं आता। और बिल्कुल गवर्नमेंट को इस चीज का इदराक है। तो लोकल इन्वेस्टर के लिए चीजें स्टेबलाइज हुई हैं। देखें, अब एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल है, किसी किस्म की इंपोर्ट कंप्रेशन नहीं हो रही, प्रॉफिट्स को रिमिट किया जा रहा है और आपका एक इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट की तरफ जो है वो गामजन है। तो ये वो सारी इंडिकेटर्स हैं जो कि एक लोकल इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं। और बिल्कुल ये जब मैं कहता हूं कि हम B2B मोड को भी काफी पुश कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो वो लोकल इन्वेस्टर का ही कॉन्फिडेंस जो है उससे बहाल होता है और वो तभी मुमकिन होता है। तो बिल्कुल दुरुस्त है, बट वी आर इंशाल्लाह वो फाउंडेशन ले हो गई है कि जहां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, वो माहौल बन गया है कि जहां आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें। पहले आज से साल पहले तो हम जब 40% इन्फ्लेशन पे थे तो ऑब्वियसली उस लेवल के ऊपर और जहां आपका फ्लक्चुएशन थी आपकी करेंसी के अंदर और आपके ड्विंडलिंग रिजर्व्स थे, तो उस माहौल में तो इन्वेस्टमेंट लाना नामुमकिन था। तो अब वो माहौल जो है कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वो बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सोच सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो राना साहब जरा अगर आप साथ ही रहें तो मैं शुजात साहब की भी इस पर राय ले लूँ, फिर थोड़ा सा चाहूँगा कि आगे चलकर रेकोडिक वाले मंसूबे पर भी स्पेसिफिकली आपसे और शुजात साहब से गुफ्तगू हो सके। शुजात साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, हम देख रहे हैं कि पिछले 20-25 साल से हमारा फिगर कोई ख़ास नहीं है, एवरेज हम $2 अरब बमुश्किल हासिल कर पा रहे हैं। अब SIFC की फॉर्मेशन के बाद उम्मीद ये थी कि कुछ तेज़ी इसमें आएगी, कोई $40-50 अरब के करीब अगले, क्योंकि 5 सालों में हमें हमारी पेमेंट्स का भी एक बड़ा हमारे ऊपर बोझ है। तो ये इस वक्त जो पेस है, जो प्लानिंग है, जिस तरह से MOU साइन हुए हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि कितना इसमें इजाफा हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि हमने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ गए हैं और ये हमें रियलाइज़ हुआ है कि हमने पिछले 20-25-30 साल में या शायद इससे भी ज़्यादा पीरियड में हमने वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखें 70 साल में हम 24 दफ़ा वेंटिलेटर पे गए हैं और हम IMF के पास गए हैं। इसी तरह अगर आप 20-25 साल में देखें तो जो मोस्टली हमारे पास FDI आई है वो ज़्यादा पॉलिटिकल नेचर की आई है। आप 2002 से 2005-06 में देखें तो FDI हमारी $5-6 बिलियन पे गई, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन थे। और फिर हम वहीं $1 बिलियन पे या $1.5 बिलियन पे जो 1990 में था, हम उसी पे चले गए। देखिए, जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमें शायद बहुत अभी भी एफर्ट करनी है, डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी। इन्वेस्टर कहाँ पे जाता है? इन्वेस्टर जाता है जहाँ पे वो देखता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट कम है और जहाँ पे उसका पैसा सिक्योर हो और उसको वो एक इन्वायरमेंट फेवरेबल मिले कि जहाँ पे वो एक कंपेटिटिव फील करे। तो देखें, शायद
अभी हमें बहुत एफर्ट की जरूरत है। मेरे ख्याल से जो SIFC ने एरियाज पिक किए हुए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, IT है, मिनरल्स है, एनर्जी है, इंडस्ट्री है, हमें शायद इसमें एक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि जहाँ पे हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज भी मोबिलाइज हों और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए वो भी हमें हमारी एम्प्लॉयमेंट को और हमारे रिसोर्सेज को एनहांस करे, ना कि हम एक ट्रैप की तरफ जाएं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, आप सूडान में देखें, नॉर्थ सूडान में ऑयल था, वहां पे बहुत सी बाहर की कंपनीज आई और उन्होंने उनके सारे रिसोर्सेज को टैप कर लिया, नॉर्थ सूडान को कुछ नहीं मिला उसका। तो हमें इस एंगल से भी जरूर देखना है कि हमारी जो डोमेस्टिक यूथ है, एम्प्लॉयमेंट है, वो क्रिएट हो। आप इंडिया को देखें, 2023 में उनकी जो IT की एक्सपोर्ट है वो $194 बिलियन है। तो हमें अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को टैप करना है। स्टॉक मार्केट को देखें, इंडियन स्टॉक मार्केट उनकी GDP का 96% है, हमारी GDP का सिर्फ 4-5% है। तो हमें इनकरेज करना है कंपनीज को कि वो लोगों से पैसा लें, इन्वेस्ट करें, शायद हमें इस तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस तरफ बड़ा हमें काम करना है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर भी रही है, SIFC का भी मैंडेट यही है। और एनर्जी प्राइसेस को शायद हमें बहुत सीरियसली देखना होगा, क्योंकि इन प्राइसेस के ऊपर शायद इंडस्ट्री कम्पीट नहीं करेगी। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है इसमें माइंस एंड मिनरल्स क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शोबा और उसमें रेकोडिक का जो मंसूबा है उसकी अपनी एक बड़ी अहमियत है। अब ये रेकोडिक मंसूबा के मुतालिक थोड़ी सी हम अपनी व्यूअर्स को भी थोड़ी तफसीलात से शेयर कर दें और फिर आप लोगों की तरफ ये सवालात में लेके आता हूँ कि रेकोडिक मंसूबा चागी बलूचिस्तान में एक बहुत ही अहम तरक्याती मंसूबा है और इसमें दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं, जिससे 50 साल से ज़ायद अरसे तक सालाना 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख औंस सोना एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक रेकोडिक में 992 से 1276 टन के दरमियान सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें से 225 टन तो साबित शुदा हैं, जबकि बाकी ज़खायर की भी निशानदेही की गई है। रेकोडिक मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम जारी भी है। हुकूमत पाकिस्तान और कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहदा हो चुका है और उस प्रोजेक्ट के 50% शेयर्स की मालिक अब ये कंपनी है, जबकि बकिया 50% विफाक और हुकूमत बलूचिस्तान के पास हैं। अब बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रेस्टो का कहना है कि रेकोडिक के पहले मरहले पर कम से कम $5.5 अरब लागत आएगी, जिसके लिए $2 अरब जमा करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस हवाले से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और दीगर एजेंसीज के साथ मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। मार्क ब्रेस्टो के मुताबिक रेकोडिक पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड्स में इजाफा करेगा और इंपोर्टेड फ्यूल्स पर इन्हिसार कम होगा, जिससे पाकिस्तानी मईशत को यकीनी तौर पर एक बड़ा फायदा पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है और ये पाकिस्तान की मईशत को बदल सकता है। इब्तिदा में रेकोडिक प्रोजेक्ट से 200 से 300 अरब डॉलर्स का तखमीना लगाया गया था, जो अब कमोबेश बढ़कर 600 अरब डॉलर्स तक जा चुका है। सऊदी अरब ने भी रेकोडिक के मंसूबे में 15% सरमायाकारी की पेशकश की है और माहिरीन का कहना है कि रेकोडिक पाकिस्तान की मईशत में 2028 के बाद से अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार होगा। सऊदी माइंस एंड मिनरल्स कंपनी मनारा मिनरल्स ने रेकोडिक मंसूबे में $9 अरब के एवज 10 से 20% शेयर्स खरीदने का प्लान बनाया है, जिससे रेकोडिक मंसूबे में तेजी आएगी और दीगर फॉरेन कंपनीज भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देंगी। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि मनारा मिनरल्स की जानिब से 500 मिलियन से $1 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। मनारा मिनरल्स हुकूमत पाकिस्तान के शेयर्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। मनारा मिनरल्स के एग्जीक्यूटिव्स ने गुज़िश्ता साल मई में इसी सिलसिले में पाकिस्तान का दौरा भी किया था। तो राना साहब, अब ये बताइएगा कि ये रेकोडिक नाम इस वक्त किस फेज़ में है? पिछले दिनों खबर भी आई थी कि एग्रीमेंट हो चुका है, फिर मुसद्दिक मलिक साहब ने उसकी तरदीद की। तो अब ये मामला तय होने में अभी मजीद कितना वक्त बाकी है? कितने फीसद शेयर्स अभी फरोख्त किए जा रहे हैं जो 50% हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं? देखिए, मेरे पास कोई अभी हाजिर इसके ऊपर अपडेट नहीं है। मुझे अगर पहले पता होता आपने रेकोडिक के हवाले से पूछना है तो मैं इसका स्टेटस अपडेट ले लेता। बहरहाल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 2028 में इसकी कमेंसमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम बाकी और चीजें मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि क्या स्टेटस इस वक्त है रेकोडिक के अभी। लेकिन एक इंटेंशन या एक संजीदगी वाला मामला तो हुकूमत के साथ इस वक्त है इस मामले को लेकर ना, कि जल्द अज जल्द काफी हद तक फाइनल है कि सऊदीज को ही जा रहे हैं ये शेयर्स और वो स्टेक ले रहे हैं, क्योंकि अब हम वो हम और किसी को इस वक्त अब ऑफर नहीं कर रहे। ठीक है, ये तकरीबन फाइनलाइजेशन हो चुकी है। सही। अब तो शुजात फारूक साहब, अगर ये 15% शेयर्स बिलफर सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स के पास चले जाते हैं तो इसमें मनारा मिनरल्स ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेगा, उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या पाकिस्तान के पास भी बहरहाल फिर वो अपने 35% के शेयर्स को एक्सप्लोर करने का एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी? कितना फ़ायदा पाकिस्तान को होगा?
जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए मेरे ख्याल से ये अगर सऊदी कंपनी आती है तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। अगर आप इसको देखें, ये कंसोर्शियम है। उस कंसोर्शियम में बारिक के 50% शेयर हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के 25% हैं, और गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के भी 25% शेयर हैं। अब देखें ये कंसोर्शियम ने जाइंट एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट करने हैं। 2022 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और 2028 तक हमने इसके ऊपर ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर 2028 में इसके हमें जो जिसको कहते हैं वो फायदे सामने आना शुरू होंगे। जो आपने अर्ज किया कि हमें कॉपर और जो गोल्ड है वो एक्सट्रैक्ट होगा, और फिर अगले 74-75 साल तक ये हमें क्या लें, बल्कि 37 ईयर तक एक बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट 500-600 अरब डॉलर इससे जनरेट होगी। तो देखिए प्रॉब्लम यह है कि शायद हमारे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है कि हम वो इन्वेस्ट करें। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर इंटरनेशनल सऊदी अरब उसके अंदर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो हमें जाहिर है डेफिनेटली उसका फायदा होगा। क्योंकि जो इस वक्त प्लान बन रहा है वो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तकरीबन आपने 15% शेयर सेल करेगी, और ये 15:10 के ऊपर मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे एक मार्केट के अंदर कंपेटिटिवनेस आएगी, ट्रस्ट आएगा, और डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, 1993 या उससे भी पुराना प्रोजेक्ट है। तो शायद हम पिछले 30 साल से इससे कोई फायदा नहीं ले पाए। तो अच्छी बात है कि इसके ऊपर इन्वेस्ट हो और ये हमें रिटर्न दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, शुजात फारूक साहब से गुफ्तगू आपने दोनों मौजूद मेहमानों की सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डिजिटलाइजेशन के अमल ने दुनिया को नए फेज में दाखिल कर दिया है। मोबाइल फोन, सर्विसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत डिजिटल टेक्नोलॉजीज इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इंतहाई अहम हो गई हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल डेटा सब जो डेवलपमेंट है इसमें टारगेट्स हासिल करने के लिए 70% तक एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स का वसी इस्तेमाल, तेजी से फैलती हुई टेक इंडस्ट्री इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि दुनिया जल्द मुकम्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो जाएगी। डिजिटल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 193 ममालिक की फहरिस्त में 164वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 54.3% तबके को इंटरनेट तक रसाई हासिल ही नहीं है। डिजिटल डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में इस्लामाबाद सर फहरिस्त है, जबकि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद की रैंकिंग कुछ बेहतर जरूर हो रही है। किसी भी मुल्क की नौजवान आबादी को रीढ़ की हड्डी की हैसियत दी जाती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां 63% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान डिजिटलाइजेशन को बेहतर समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तारी के चैलेंज का भी अक्सर सामना रहता है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से डिजिटल नेशन बिल 2024 पेश किया गया, जिसे कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने मंजूर कर लिया है। वज़ीर मुमलिकत फॉर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं और डिजिटल शनाख्त से बहुत सारी चीज़ें आसानी से दस्तियाब हो जाएंगी। सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। शज़ा फातिमा ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर रिश्वत को ख़त्म करना है और निज़ाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट, FBR, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, SECP और स्टेट बैंक सब डिजिटल नेशन बिल से मुंसलिक होंगे। डीप के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से $78 मिलियन का फंड दिया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिजिटलाइजेशन से प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस में इजाफा होगा। गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटलाइजेशन से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2030 तक $60 बिलियन तक की बचत हो सकती है, जो तकरीबन मुल्क की GDP का 19% हिस्सा बनता है। फिर हम अपनी IT एक्सपोर्ट्स को जिस तरह से बढ़ाना चाहते हैं और उसको एक गेम चेंजर के तौर पर ले रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल में उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हम चाहते हैं। अब पाकिस्तान इस वक्त उड़ान पाकिस्तान प्लान का हिस्सा है, एक डिजिटल इनकलाब लेकर आना है, तो उस सब में ये बिल किस हद तक कारआमद साबित हो सकता है और हमारे IT सेक्टर को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद ज़ोएब खान साहब, साबिक चेयरमैन पाशा के IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ोएब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये सरकारी तौर पर जो इदारों को इस वक्त डिजिटल किया जा रहा है वो अपनी जगह पर ज़ाहिर है उससे सर्विसेज बेहतर हो सकती हैं, उससे बड़ी एक बचत हो सकती है, लेकिन IT सेक्टर को जिस तरह से ग्रोथ देनी है या जो टारगेट्स उड़ान पाकिस्तान में सेट किए गए हैं या उससे कोई एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो काम इस वक्त हो रहा है, एज IT एक्सपर्ट आप मुतमईन हैं इन सारी चीज़ों से? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने DNP डिजिटल नेशन पाकिस्तान के बिल की बात की। आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा और बहुत अहम इकदाम है, क्योंकि कौमें या मुल्क वो तरक्की नहीं करते जहां पे उनके ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में डिजिटाइजेशन या सीमलेस सिस्टम नहीं होता, और डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम ही आपके ब्यूरोक्रेसी को
रेड टेपिज्म को ख़त्म कर सकते हैं इस हद तक के जो डिलेज होते हैं। और आई बिलीव कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी, ना सिर्फ एक्सपोर्ट, बल्कि जो हमारी सोसाइटी है उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि घर पे बैठे, मोबाइल पे बैठे, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज कर ले, अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी जितनी देखें अभी नादरा काफ़ी हद तक डिजिटाइज है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की आपने मिसाल दी, आप जब वो डिजिटाइज नहीं था तो कंसल्टेंट को भारे पैसे देने पड़ते थे अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 घंटे में घर पे बैठ के हो जाती है। अब ये जो डिजिटल नेशन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होने जा रहा है पूरे मुल्क को, वो ये होने जा रहा है कि आपका एक डिजिटल आईडी, आपकी एक डिजिटल सिटीजनशिप आईडी होगी, सिंगल साइन ऑन होगा, जिससे आप गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज को, चाहे एफबीआर है, प्रोविंशनल है, एससीसीपी है, लाइसेंसिंग की आपने बात की, ये सिंगल प्लेटफॉर्म से आप एक्सेस कर सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और देखिए इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, जब तक हमारे फेसलेस सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जैसे एफबीआर का कोई नोटिस आता है किसी को तो वो हेयरिंग के लिए अगले दिन बुला लेते हैं। दुनिया भर में अब ऐसा नहीं होता, दुनिया भर में सारी चीजें डिजिटल होती हैं, सामने नहीं पता होता कि हेयरिंग लेने वाला और देने वाला कौन बंदा बैठा है। तो उसमें आपके जो रेड टेपिज्म होते हैं या जो आपने भी जिक्र किया, जो रिश्वत या इस किस्म की चीजें होती हैं, जब फेसलेस सिस्टम इंप्लीमेंट होंगे तो इसी से ही आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी और प्रोसेसिंग फास्ट होगी। और दूसरी एक्सपोर्ट की जो आपने बात की, देखिए इस वक्त हमारे लिए हुकूमत पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पूरे सिस्टम की डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट सेक्टर करे, गवर्नमेंट खुद इसको डेवलप करने ना बैठ जाए, क्योंकि जब तक हमारी एक्सपोर्ट या हमारी आईटी कंपनीज को फायदा तब होगा जब वो लोकल पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि होता क्या है, अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी और पाकिस्तान की एक बड़ी आईटी कंपनी बाहर जाती है किसी मुल्क में बिजनेस लेने के लिए, तो सबसे पहला सवाल करते हैं कि तुमने अपने मुल्क में पब्लिक सेक्टर में कितने प्रोजेक्ट किए हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकली जो हमारे इदारे हैं उन्होंने खुद डेवलपमेंट टीम बना के खुद डेवलपमेंट करना शुरू कर दी और प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन में आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और हमने अपनी अपने कमेंट्स भी दिए जब इसका एनालिसिस हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर से पूछा, हमारी सबसे पहली डिमांड थी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का इसको करे, डिलीवर करे। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और जब ये हम करेंगे अपने मुल्क में, तो देखें दुनिया भर में आईटी की अपॉर्चुनिटी तब बढ़ती है जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है डिजिटाइजेशन में। आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये हमारे सारे प्रोजेक्ट, डिजिटल एक्सचेंज लेयर बनेगी, डेवलपमेंट आपकी सारी ऑनलाइन, ये सर्विसेज ऑनलाइन होगी, आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा अपनी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए। आपने देखा होगा एफबीआर के ई-पॉस सिस्टम आज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। जब आप कोई चीज शॉपिंग करने जाते हैं तो क्यूआर कोड निकलता है। इससे पहले पता ही नहीं चलता था कि किस रेस्टोरेंट ने या किस शॉप ने आपसे टैक्स लिया, लेकिन वो पे किया भी हुकूमत को या नहीं किया। इसी तरीके से अब सूबे लेवल पे ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है। तो ये तो बहुत अहम चीज है और मैं तो समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के लिए भी, सेक्टर के लिए भी, कि ये अपना किरदार अदा करेंगे। और इंशाल्लाह ये फिर हम जो आपने उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया या एक्सपोर्ट का जिक्र किया, उसमें जाहिर है जब मुल्क के अंदर डिजिटाइजेशन होगी, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी आप देखें $2.6 बिलियन 2 साल हमारी एक्सपोर्ट रुकी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जून 2024 के एंड में हम $3.2 बिलियन पे आए और मुसलसल दिसंबर 2024 जो क्लोज हुई है एक्सपोर्ट, हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इट मींस अपॉर्चुनिटी आ रही है और थोड़ी सी अगर हुकूमत की फैसिलिटेशन खासतौर पे स्टेट बैंक की और बेहतर हो, तो ये जो पैसे बाहर रखे होते हैं पेमेंट करने के लिए, हमारी एक्चुअल आईटी एक्सपोर्ट $3.2 बिलियन नहीं है। ये कम से कम हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त 6 से 7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन चूंकि बाहर पैसे इसलिए रखे होते हैं, चाहे वो आईटी कंपनी है, फ्रीलांसर्स के, उनको इन्वेस्ट करना होता है, उनको आसानी से बाहर पे करना होता है, उस पर इतने टैक्सेस नहीं होते। अभी कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड आ चुका है, उस पर टैक्स है। अब उस टैक्स की वजह से एक कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड $US का मेरी आईटी कंपनी क्यों यूज करेगी कि उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। सही। बाहर तो ऐसी चीजें नहीं होती, वहां पे तो सिर्फ फीस होती है, ट्रांसफर फीस और फॉरेन करेंसी चार्जेस।
वो 2 से 3% होते हैं। साहब ये वाला जो इशू ज़ाहिर है ये बड़ा बुनियादी इशू है जिससे ऑफिशियली हम आप समझें कि 50% एक्सपोर्ट इस वक्त काउंट करते हैं। तो ये इस पर क्या जो रेलेवेंट मिनिस्टर हैं शहज़ा फातिमा साहिबा उनसे उनकी मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से किसी और लेवल पर इस पर कोई डायलॉग्स वगैरह चल रहे हैं? ये आने वाले चंद महीनों में ये इशू रिजॉल्व हो सकता है? देखिए बिल्कुल आईटी मिनिस्ट्री मैडम शहज़ा फातिमा उनकी टीम इस चीज़ को बिल्कुल इसमें उनको पता है, उस पर लोग काम भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात हुई तो जाहिर है जब हम टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आईएमएफ की बात छेड़ दी जाती है। अच्छा। कि आईएमएफ से ये मसला है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कन्विंस करने की कि आप देखें इस वक्त आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेरोल टैक्स, और जो पेरोल टैक्स से बचना चाह रहा है वो अपने आप को फ्रीलांसर बना देता है। छोटी कंपनी, मीडियम साइज कंपनी, उस पर कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ 0.25% है। तो इससे तो आईएमएफ का नुकसान हो रहा है। आईएमएफ तो ये नहीं कहता टैक्स की सब्सिडीज खत्म करो, आईएमएफ तो कहता है अपना टैक्स नेट बढ़ाओ। जब आप टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो इस काबिल होंगे ना कि सरकार के पास पैसा आएगा और आईएमएफ की लोन को वापस करेगा। तो अगर हम कोई ऐसा इंसेंटिव दें आईटी कंपनीज के एम्प्लॉइज को और अलग से उनको बिल्कुल डिफरेंट कंसिडर करें कि जी आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज को लेट से 10% पेरोल टैक्स होगा, तो आप यकीन करें जो बिग 5 कंपनी या टॉप कंपनीज हैं, केपीएमजी, डिलॉयट, जिन्होंने पड़ोस ममालिक में एक टाइम पे आज से 15-20 साल पहले अपने डेवलपमेंट सेंटर खोले थे, पाकिस्तान में क्यों नहीं खोलेंगे? हम उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, हम उनसे ज्यादा केपेबल हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैसिलिटेशन। तो इस किस्म की चीजें फैसिलिटेट बेहतर होंगी तो इंशाल्लाह ताला ये पैसा पाकिस्तान में भी आएगा और बड़ी आईटी कंपनीज अपने डेवलपमेंट सेंटर भी खोलेंगी। तो इसका मतलब साहब जो बड़े एम्बिशियस टारगेट्स जिनको हम समझते थे कि 10 अरब डॉलर की बात कर दी प्राइम मिनिस्टर ने आईटी सेक्टर को लेकर, या 25 अरब डॉलर तक इसकी एक्सपोर्ट्स को लेकर जाना चाहते हैं, तो ये इतना एम्बिशियस नहीं है, ये अचीवेबल हैं। सिर्फ थोड़ी सी फैसिलिटेशन की और थोड़ी सी बेहतर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने पिछले 40-50 सालों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, अपनी बाकी जो ट्रेडिशनल हैं, फ्रूट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदारी आती है हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में, खासतौर पे वो कंट्री जो हमारी टॉप 10 डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट की, यूएस, सऊदी अरब, कतर, यूएई, यूके। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोलैबोरेशन की कि हमारी एम्बेसीज और ख़ासतौर पे वहाँ कमर्शियल और ट्रेड के जो अटैचीज बैठे होते हैं वो हमारे आईटी को अंडरस्टैंड करें और उस मुल्क के अंदर पेनिट्रेशन करें। क्योंकि देखेंगे टारगेट जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, हमें बाहर मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, हमें मैसिव लेवल पे अपना परसेप्शन बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। आईटी एक ट्रेडिशनल कमोडिटी नहीं है ये। बाकी तो देखें एक्सपोर्ट जितनी हो रही है पाकिस्तान की, उसमें इंपोर्ट भी तो होता है दूसरे ममालिक से। आईटी के अंदर तो रॉ मटेरियल ही हमारी यूथ पॉपुलेशन है, तो उसमें ब्रांडिंग मार्केटिंग पे बहुत खर्च करने की जरूरत है। आईटी स्किल्स के प्रोग्राम में बहुत खर्च करने की जरूरत है, और वो भी ऐसे नहीं कि जी 20,000 लोगों को ट्रेन कर दिया, नो। उससे पहले हमें अपने ट्रेनर्स को ट्रेन करने की जरूरत है कि वो कितने काबिल हैं, कि क्या वो आईटी वो पढ़ा सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी अगले 2-3 सालों के अंदर हाई डिमांड होगा। अच्छा जोहर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं। तो जो ट्रेनर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, अब इनको ट्रेन कौन करेगा? क्योंकि हमारे मुल्क में जो खपत है इस वक्त वो 1 लाख आईटी ग्रेजुएट्स की हमें ज़रूरत है। हम सालाना शायद सिर्फ 25,000 ट्रेन कर रहे हैं, और उसमें भी कोई 10 से 12,000 ऐसे होंगे जिनका स्किल सेट बड़ा बेहतर या एडवांस होता होगा। बाकी तो फिर वो उनके पास सिर्फ बेसिक स्किल्स होते होंगे। तो ये जो ट्रेनर्स जो ट्रेन कर रहे हैं और बेसिक स्किल्स सिखा रहे हैं, अब उन्हें दुनिया के जदीद तकाज़ों से हम आहंग कैसे किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात आपने की, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से दोबारा ये प्रपोज भी कर देता हूँ। बहुत आसान है कि बजाय इसके कि हम ट्रेनर्स को उनका विजिट और ट्रिप बनाने के लिए बाहर भेजें, हम बाहर बेस्ट आईटी स्किल्स कंपनी, अमेरिकन, यूके की कंपनीज को हुकूमत कांटेक्ट करके हमारे ट्रेनर्स वो आए, उनके 2-3 मेजर लोग, और हमारे ट्रेनर्स को ट्रेन करें, उनकी सर्टिफिकेशन करें। जो ट्रेनर पास होंगे ट्रेनिंग के एग्जाम में वो फिर वो ट्रेनिंग करा सकते हैं जो हमारा अगला फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी वर्क का ताल्लुक है। और ना सिर्फ ट्रेन कॉन्सेप्ट में, उसका जो कोर्स मटेरियल है, उसकी जो टूल किट है, वो सब पाकिस्तान मंगा करके अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और नैपटेक टेफटेक के प्रोग्राम्स को हैंड ओवर करें, और उनको बोले कि जी आप लाखों बंदा ट्रेन करें अगले 5 साल के अंदर। क्योंकि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे। आप सुन रहे होते हैं लोग बाहर जा रहे हैं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है,
ये ब्रेन सर्कुलेट है। जब हम 40 साल पहले अपने ड्राइवर्स और मजदूरों को मिडिल ईस्ट भेज के उनकी मुल्क बना सकते हैं, तो हम आईटी के अच्छे लोग तैयार करके बाहर क्यों नहीं भेज सकते? कल को ये इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के कंट्री हेड होंगे और जाने वाले को आप रोक नहीं सकते। बट क्या कर सकते हैं? आप सप्लाई पे फोकस करें, आप ट्रेन लोगों को ट्रेन करें। आप देखें कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी और बाहर भी जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे यहाँ कोई रुकावट नहीं है। देखें, आज से 3 साल पहले पाकिस्तानी लोगों को वीजा नहीं मिलते थे, बड़े मुश्किल होते थे। आज दुनिया भर में फ्रीलांसर या स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को वीजा, इमिग्रेशन, बहुत सारी नोमैड वीजा फैसिलिटेशन आना शुरू हो गई है। तो जाहिर है जब ये लोग जाएंगे तो बैक ऑफिस टीम तो पाकिस्तान में ही बनाएंगे ना, क्योंकि इस हमारे पूरे रीजन में पाकिस्तान जैसी रेट, पाकिस्तान जैसी कंपेटिटिवनेस कहीं नहीं है। ठीक है, तो फोकस ऑन द राइट ट्रेनिंग। ये वो वाली ट्रेनिंग नहीं कि जी खाना पूरी कर दी कि जी आपने जी 20,000 लोग सर्टिफिकेशन दे दी और नहीं। अच्छा, और लास्ट चीज, ये जितने लोग जब आपके ट्रेनर्स ट्रेन हो जाएं, फिर आप बच्चे ट्रेन करते हैं, फिर इनका ट्रैकर भी ऑन करें कि ये बच्चों को कितनी नौकरी लगी, कितने लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, और उन पे 2 साल नजर रखें कि उनका फायदा क्या हुआ। क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपडेट, जिस तरह मेडिकल में होता है ना डॉक्टर्स, ये कॉन्स्टेंटली उनकी रिसर्च, पढ़ाई, स्किल्स चल रही होती है। अनलाइक अदर सेक्टर्स, आईटी में भी ये हमें, और सब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, नो मैनुअल स्टफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ोएब खान साहब, साबिक चेयर एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।